नमस्कार। भारतीय संविधान के सबसे हाई यील्ड और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पर इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज पार्ट 3 यानी मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। इसे अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और सच मानिए हर बड़ी प्रतियोगी परीक्षा का बेस यहीं से बनता है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। इस सेशन में 5 मेन पिलर्स को कवर किया जाएगा। अधिकारों का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, समानता और आजादी के अधिकार, शोषण के खिलाफ और धार्मिक अधिकार, हमारे संवैधानिक उपचार और लास्ट में सबसे जरूरी इन अधिकारों की लिमिट्स। अब इन अधिकारों में गहराई तक जाने से पहले कुछ ग्राउंड रूल्स सेट करना जरूरी है। देखिए, आर्टिकल 12 के तहत राज्य या स्टेट का मतलब समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ सरकार नहीं बल्कि संसद, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय सब शामिल हैं। और एक और अहम बात, ये अधिकार जस्टिशिएबल हैं, मतलब इन्हें लागू करवाने के लिए सीधा अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। और यही एंट्री होती है आर्टिकल 13 की, जो जुडिशियल रिव्यू की जबरदस्त पावर देता है। सोचिए, ये नियम एकदम साफ कर देता है कि अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने की कोशिश करेगा तो वो ऑटोमैटिकली वॉइड यानी अमान्य हो जाएगा। ये किसी भी नागरिक के लिए एक बहुत ही तगड़ी ढाल है। चलिए अब दूसरे पिलर पर शिफ्ट होते हैं, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक का जो पूरा सेट है वो असल में ऐतिहासिक असमानताओं को जड़ से उखाड़ने का एक सिस्टमैटिक मास्टर प्लान है। कानून के सामने सब बराबर हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको एक जैसा मौका मिलेगा और आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म करना। ये सब समाज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। थोड़ा आगे बढ़ें तो आर्टिकल 19 आता है, जो सच में एक फ्री सोसाइटी की बैकबोन है। इसमें 6 बहुत ही खास और आपस में जुड़ी हुई आज़ादियां दी गई हैं, जैसे अपनी बात रखने की फ्रीडम, शांति से इकट्ठा होने की, ग्रुप्स बनाने की और पूरे देश में कहीं भी घूमने या बसने की पूरी छूट। और अब आता है पूरे संविधान का शायद सबसे पावरफुल हिस्सा, आर्टिकल 21। ये किसी भी इंसान के जीवन और पर्सनल लिबर्टी की फुल गारंटी देता है, ताकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना कोई भी स्टेट एक्शन मनमानी ना कर सके। मजेदार बात यह है कि सालों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का दायरा इतना बढ़ा दिया है कि इसमें अब निजता या प्राइवेसी का अधिकार, चैन से सोने का अधिकार, अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार और यहां तक कि डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार भी जुड़ गया है। और इसी प्रोग्रेस में 86वें संशोधन के जरिए आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को एक हकीकत बना दिया। अब पुलिस की पावर को बैलेंस करने के लिए आर्टिकल 20 और 22 बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स सेट करते हैं। कोई भी इंसान एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं पा सकता, जिसे डबल जेपर्डी कहा जाता है। ना ही किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जा सकता है, और मनमानी गिरफ्तारी से बचने का प्रोटेक्शन तो इसमें है ही। सीधे बढ़ते हैं तीसरे पिलर की तरफ, शोषण के विरुद्ध और धार्मिक अधिकार जो ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 23 किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन या शोषण को सीधे तौर पर बैन करता है। इंसान की खरीद फरोख्त, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या जबरन मजदूरी, जिसे बेगारी भी कहते हैं, इन सब पर यहां बहुत सख्त पाबंदी लगाई गई है। और इसी के साथ एकदम जुड़ा हुआ है आर्टिकल 24। ये एक बहुत ही क्रिटिकल रूल है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक इंडस्ट्री या कारखाने में काम करने से पूरी तरह दूर रखता है। अब रिलीजन की बात करें तो आर्टिकल 25 से 28 अपना धर्म मानने, उसे प्रैक्टिस करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार किसी भी खास धर्म के प्रचार के लिए किसी से जबरदस्ती टैक्स नहीं वसूल सकती। इसके अलावा आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटीज के लिए एक बहुत ही मजबूत कल्चरल शील्ड का काम करते हैं। इसके जरिए अल्पसंख्यक समुदाय अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को बचा सकते हैं और तो और अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी चला सकते हैं। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। ओरिजिनली ये आर्टिकल 31 के तहत एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट ने इसकी अहमियत कम कर दी और अब ये पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक लीगल राइट बनकर रह गया है। चलिए अब आते हैं चौथे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, संवैधानिक उपचार और रिट्स यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए, अगर आर्टिकल 32 ना हो तो ये सारे अधिकार एकदम बेमानी हो जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बिल्कुल सही कहा था कि यह संविधान का हृदय और आत्मा यानी हार्ट एंड सोल है। इसी के दम पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर अधिकारों की मांग की जा सकती है।
इन्हीं अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की स्पेसिफिक रिट्स जारी करता है। इसमें हैबियस कॉर्पस से लेकर, जिसमें गैरकानूनी हिरासत को चैलेंज किया जाता है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और किसी के पद पर सवाल उठाने वाली अधिकार प्रशा शामिल है। ये सच में न्याय के सबसे असरदार हथियार हैं। एग्जाम्स में एक बहुत ही क्लासिक ट्रैप आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन के बीच का अंतर। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट का स्कोप असल में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा दूसरे लीगल राइट्स के लिए भी रिट जारी कर सकता है ना? काफी इंटरेस्टिंग। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी पिलर पर, इन अधिकारों की सीमाएं, क्योंकि कोई भी राइट पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं होता। यहाँ जो कंपैरिजन है वो एग्जाम के नजरिए से बहुत बार टेस्ट किया जाता है। हमेशा याद रखना है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और वो 6 फ्रीडम्स, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं, जबकि समानता और जीवन का अधिकार विदेशियों को भी मिला हुआ है। और आखिर में आर्टिकल्स 33 से 35 पार्लियामेंट के हाथ में एक तरह का एक्सक्लूसिव ब्रेक पेडल देते हैं। मतलब आर्म्ड फोर्सेस के लिए अधिकारों को कम करना हो या फिर मार्शल लॉ के दौरान शांति बनाए रखना हो, ये फैसला लेने की पावर सिर्फ संसद के पास है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल उभरकर सामने आता है। अगर इमरजेंसी या क्राइसिस के टाइम पर इन मौलिक अधिकारों को बदला या रोका जा सकता है, तो क्या सच में असली पावर इन अधिकारों में है, या फिर उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में है जो इन सबको इतनी स्मार्टली बैलेंस करता है? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। अधिकारों की इस पूरी जर्नी को समझने के लिए, इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए,